गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं कराऊंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। इसमें होंगे 35 प्लस क्वेश्चंस। तो बताइएगा आपके कितना स्कोर जाता है। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। एक चीज़ याद रखिएगा, मैं सभी क्वेश्चन के ना सारे ही ऑप्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने न पढ़े, आप लोगों ने पढ़ा करो और किसी में भी डाउट लगे ना तो कमेंट बॉक्स में पूछा करो। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बताना है इसमें बहुगामी शिक्षण का प्रमुख दोष। बहुगामी शिक्षण पता है क्या होता है? मल्टीग्रेड, एक क्लास में ही कई अलग अलग क्लास के बच्चे बिठा लेना। जब टीचर की शॉर्टेज होती है ना तो यही होता है। तो इसमें क्या होता है कि लेस इंडिविजुअल अटेंशन होती है, मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं पर कम ध्यान दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि डिमेरिट क्या है। किसकी डिमेरिट क्या है? शिक्षा की। राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा। तो राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा में पता है क्या होता है? एक चीज़ याद रखना कि राष्ट्रवाद ऐसे समझो, बीजेपी होती है, उसे क्या लगता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी आती है तो वो क्या कहती है कि किनका जितने भी ये मुलायम सिंह यादव या जितने भी यादव लोगों का भला करने के लिए सोचती है। या बीएसपी आती है, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात करती है। तो मतलब ऐसे समझो, ये सब पार्टी है ना, बात तो करती हैं मगर ये काम नहीं करती। ये केवल क्या करके रह जाती, स्वहित की उत्तेजना होती है इनमें। क्या होती है? सेल्फ इंटरेस्ट की बात करती हैं आखिरी में। कहने को तो ये इतने सारे नए बड़े बड़े बात करेंगे मगर आखिरी में क्या होता है, नेशनलिज्म में खुद के इंटरेस्ट छुपे होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, घर स्कूल संबंधों का मुख्य लक्ष्य क्या है? होमवर्क मदद में हल करना, गलत बात। और सीकिंग पेरेंटल कोऑपरेशन या देखो ये अच्छा है, देखो फोस्टरिंग ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर और पेरेंट्स अबाउट चिल्ड्रन। मतलब क्या होता है पता है? घर और स्कूल के संबंध में बच्चे के जो टीचर है और जो पेरेंट्स हैं दोनों मिलें, बात करें, उसके भविष्य के लिए देखें और उसकी जितनी भी पढ़ाई चल रही है उसके बारे में बात करें। तो यही सब मुख्य लक्षण है इसके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, एक अच्छा हेड टीचर समझ रहे हो, वही प्रिंसिपल वगैरह, उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें एक अच्छा इंसान बच्चों की ज़रूरत के प्रति संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव होना चाहिए। किसके लिए? बच्चों की ज़रूरतें क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर मतलब 1 to 5 में अगर आपको सेक्स एजुकेशन देनी है, मतलब यौन शिक्षा, तो उसकी शुरुआत किससे की जाएगी? उसकी शुरुआत की जाती है फिजिकल एजुकेशन से। फिजिकल एजुकेशन से कैसे? जैसे देखो, एक चीज़ आपने सुनी होगी, गुड टच, एक होता है बैड टच। तो आपके घर में अगर कोई बच्चा हो ना छोटा सा, 5 से लेके 8 साल के बीच का, तो उसको ये गुड टच बैड टच सिखाओ, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि आजकल हमारी जो सोसाइटी है ना उसमें पता नहीं पड़ता कि कौन कितना बेकार इंसान है। तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक छात्र अक्सर साथियों को परेशान करता है, तो आप क्या करोगे? तो उसे पता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एडीएचडी वाले हो, एडीएचडी छोड़ो, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि जल्द अपना काम जल्दी कर लिया, अब दूसरों को परेशान करेंगे। तो ऐसे होते हैं, तो उन्हें पता क्या करो, उन्हें उसे बुलाओ और कुछ अतिरिक्त काम सौंप दो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी कुड बी बेस्ट डिफाइंड। साइकोलॉजी को कैसे देखते हैं? साइकोलॉजी अब मानव व्यवहार का अध्ययन है। सबसे पहले किसका था? आत्मा का था। ठीक है, फिर किसका हुआ? मन का हुआ। फिर इसका हुआ चेतना का हुआ। अभी किसका? व्यवहार का है। यही बात वुडवर्थ ने भी बोला है कि पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना, फिर अभी वो व्यवहार का अध्ययन है, मनोविज्ञान। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। साइकोलॉजी किससे बना है? साइकी प्लस लोगस। साइकी मतलब होता है आत्मा, लोगस मतलब होता है स्टडी, आत्मा की स्टडी। ऐसे याद करना, लैटिन भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन फाउंडर है बिहेवियरिज्म का। बिहेवियरिज्म का फाउंडर बताना है, तो वॉटसन है। जेम्स किसका है बताओ? जेम्स है। और पहले देख लेते हैं जॉन डीवी। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद जो किलपैट्रिक का है ना, उसकी नींव किसने डाली थी? उसकी नींव डाली थी जॉन डीवी ने। या प्रेगमेटिज्म, ठीक है। और प्रकारवाद, विलियम जेम्स और जॉन डीवी दोनों ही प्रकारवाद से रिलेटेड है में से। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। वाटसन ने और क्या किया दिया था बताओ? बहिर्दर्शन विधि दी थी। क्या दी थी? बहिर्दर्शन विधि। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? विलियम जेम्स ने लिखी है। ठीक है, अब एक और है इनकी, टॉक टू टीचर्स, याद रखना।
तो ये कब लिखी थी? 1890 में। 1890 से 1590 में आओ। 1590 में साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी किसने? गोल्जिकाई ने। ठीक है, ऐसे याद रखो। 1890 में तो ये किताब लिखी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1590 में सबसे पहली बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग साइकोलॉजी नामक किताब में किया था रुडोल्फ गोल्काई ने। गोल्जिकाई नहीं था, रुडोल्फ गोल्काई था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी, इतना याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में, तो 1916 एस सेनगुप्त के द्वारा किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, ये किसकी किताब है? बुंड की किताब है। इन्होंने क्या किया था? 1879 में प्रयोगशाला खोली थी, याद है? ठीक है, इनका ये एक शिष्य था टिचनर, वो याद होगा, संरचनावाद से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने 1874 में एक किताब लिखी थी फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। याद कैसे रखोगे? 1879 में इन्होंने लैब खोली थी, तो 1874 थोड़े ही दिन पहले। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत मनोविज्ञान आंकड़ों के लिए बेहतर विधि कौन सी है? तो इसके लिए बेहतर विधि है केस हिस्ट्री। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है ना, तो उसकी केस हिस्ट्री करते हैं। नेक्स्ट, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने क्या दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया है हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, मैस्लो क्या है? मानवतावादी है। और कौन है मानवतावादी? कार्ल रोजर्स, जिन्होंने कॉग्निटिव और एक्सपेरिमेंटल दो तरीके की लर्निंग बताई है। ठीक है, याद रखना, एक्सपेरिमेंटल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये बताया था। अच्छा, हम बात कर रहे थे अब्राहम मैस्लो की, तो अब्राहम मैस्लो ने कितनी नीड बताई? 5 तरीके की नीड बताई है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये मानवतावाद से रिलेटेड। सबसे नीचे क्या कौन सी नीड आती है? शरीर की मांग, सुरक्षा की मांग, समाज की मांग, सम्मान की मांग, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस तरीके से 5 बताइए इन्होंने, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, कार्ल रोजर्स का भी ये नाम याद रखना अब्राहम मैस्लो के साथ। नेक्स्ट, भारतीय मनोवैज्ञानिक संगठन कब हुआ था? 1924 में। कब हुआ था? 1924, याद रखना। नेक्स्ट, नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी ये कब बनी थी? 1989। ये नया क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड कौन है? पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। 4 से 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 4 अवस्थाएं बताई थी, किसकी? संज्ञान की। कौन कौन सी? इंद्रियजनित, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त, अमूर्त, याद रखना। ये किस चीज़ की स्टडी करता है? तो ये स्टडी करता है माइंड और मेंटल प्रोसेस की। दिमाग से रिलेटेड तो है कॉग्निटिव। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। पियाजे की किताब का नाम है मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। 3 किताबें इनकी। किताब तो 32 है, उनमें से 3 मेन है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एजुकेशन डज नॉट इंक्लूड। एजुकेशन में क्या नहीं आता? एजुकेशन में ना वाटर रिसोर्स नहीं आता। क्या नहीं आता? वाटर रिसोर्स नहीं आता। वाटर रिसोर्स किस में आता है? मटेरियल रिसोर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नया क्वेश्चन होगा, लिख लेना इसे। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज एडवोकेटेड बाय। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है बताओ? मतलब रचनावादी। अब देखो जो आपका एनसीएफ है ना, ये भी कंस्ट्रक्टिविस्ट को ही फॉलो करता है। तो लेव बायगोत्स्की क्या है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे पियाजे दिया होता ना तो वो भी सही होता, वो है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना। स्किनर ने चेनिंग और शेपिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, इंस्ट्रूमेंटल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। ठीक है, याद रखना। अब रेखीय विक्रमित अनुदिगम भी इन्होंने दिया है। और साखी किसने दिया? साखी क्राउडर ने दिया है। और गिलबर्ट ने क्या दिया है? गणित का अधिगम। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा लेव बायगोत्स्की। कोहलर किससे रिलेटेड? चिंपैंजी। क्या नाम था? सुल्तान, जिस पर प्रयोग किया। गेस्टाल्टवादी है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हु डेवलप्ड इंडिविजुअल साइकोलॉजी दिया था अल्फ्रेड एडलर ने। इन्होंने ही इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। किसके शिष्य थे? ये फ्रॉइड के शिष्य थे। फ्रॉइड ने क्या दिया था? सामाजिक दोबारा बताता हूँ, मनोविश्लेषण सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत में 5 स्टेज बताई थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनिटल। मुखी, मुदी, लैंगिक, सुप्ता, जननेंद्रिय, ऐसे याद रखना। फैलिक की 2 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ओडिपस और इलेक्ट्रा। ओडिपस में क्या होता है? लड़के को मम्मी से प्यार हो जाता है। इलेक्ट्रा में लड़की को अपने पापा की ओर आकर्षण होता है। लेटेंसी जो है ना, इसमें क्या काम इंद्रियां बिल्कुल सुप्तावस्था में पहुंच जाती हैं, ऐसा बताया था। ठीक है, याद रखना।
आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंडिविजुअल साइकोलॉजी का तो ये हो जाएगा, फ्राइड के बारे में चर्चा कर दी, स्पीयरमैन ने जी कारक और एस कारक, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर दिए थे, याद रखना। ठीक है, ऑलपोर्ट का क्या है? ट्रेड थ्योरी है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ट्रेड थ्योरी किसने दी, तो ऑलपोर्ट ने। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि आरटी एक्ट के अनुसार टीचर को मिनिमम कितने घंटे पढ़ाने चाहिए, मतलब जो इंक्लूडिंग प्रिपरेशन भी करेगा उसमें, तो ये 45 घंटे, याद रखना, सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू गार्डनर, गार्डनर की किताब का नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, कितने प्रकार की इंटेलिजेंस बताइए? 8। 8वीं कौन सी थी? नेचुरल। कब आई थी? 1998 में। सबसे पहले इन्होंने 7 बताई थी, वैसे अब लेटेस्ट 8वीं नहीं 9वीं है। वैसे आपको आए ना तो 8 लगा के आना, क्योंकि एनसीईआरटी में 8 दे रखी है। तो इसमें कह रहा है इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। बॉडी वाली किस में आती है? ये तो डांसर वगैरह में होती है, ठीक है। और बॉडी वाली और किस में होती है? ये सर्जन वगैरह में होती है, याद रखना, ठीक है। म्यूजिकल वाली किस में होती है? जो कंपोजर वगैरह होते हैं उनमें होती है। तो ये इसमें लैंग्विस्टिक आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि देखो ये DSSB के क्वेश्चन है, ये बता दूँ मैं तुम्हें, कुछ क्वेश्चन मैंने DSSB के लिए हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें बताना है कि इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग और लर्निंग कौन सा होगा, तो मैच द मेंटल लेवल ऑफ द नीड ऑफ द स्टूडेंट, मतलब जितना उसका मानसिक क्षमता है ना उसके हिसाब से पढ़ाओ उसे। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं, सही बात है। प्रोवाइड ए स्कोप फॉर डेवलपमेंट, स्कोप रखते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो तीनों हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस, कौन सा कर रहा है इसमें? तो रोल ऑफ टीचर, बिलीव, मोड्स, प्रोसेसेस, सभी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट शुड ए टीचर कीप इन माइंड, मतलब एक टीचर को क्या दिमाग में रखना चाहिए? मेकिंग लेसन प्लान टू इनकरेज डिस्कवरी लर्निंग, मतलब उन्हें डिस्कवरी लर्निंग के लिए काम करना है, तो क्या चीज़ दिमाग में रखेंगे? द कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान शुड बी रिस्पॉन्स टू द स्टूडेंट, जो बच्चे रिस्पॉन्स देना उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाना चाहिए, तो ये तो सही बात है। तो और इसमें कह रहा है पहले से ही डिटरमाइन होना चाहिए, पहले से डिटरमाइन नहीं होना चाहिए, तो डिस्कवरी लर्निंग है। डिस्कवरी लर्निंग में तो जैसे जैसे बच्चे कहेंगे वैसे वैसे करो, और डिस्कवरी लर्निंग दी किसने थी? ब्रूनर ने दी थी। इन्होंने 3 स्टेज बताई थी, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, और इन्होंने क्या दिया था? स्पाइरल कैरिकुलम, याद रखना, तो आंसर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट, DSSB क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लग सकते हैं आपको। अब इसमें कह रहा है कि देखो होल हार्टेड पर्पजफुली अगर कहीं मिल जाए ना, और वैसे भी ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी है? प्रोजेक्ट विधि आपकी रिलेटेड है किलपैट्रिक से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। थॉर्नडाइक ने क्या दिए? मुख्य नियम दिए, कितने दिए? 3। कौन कौन सा? तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, कब दिए? 1898 में, याद रखना। 5 दिए गॉड नियम, ठीक है, इतना याद रख लेना। एनिमल इंटेलिजेंस इनकी किताब है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने एक CABD टेस्ट दिया था और बहुखंड सिद्धांत दिया है इसका, बुद्धि का, ठीक है, याद रखना। क्रमिक विकास का सिद्धांत भी है इनका। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि एक बच्चे के सामान्य व्यवहार के रूप में डैश प्रदर्शित करते हुए हम कह सकते हैं कि व्यवहार में संशोधन हुआ है। तो देखो जब इलिसिट बिहेवियर और एमिटिव बिहेवियर दोनों में ही होता है। अब ऐसे याद रख सकते हो इलिसिट बिहेवियर कौन सा होता है और एमिटेड बिहेवियर कौन सा होता है। तो देखो एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ये पावलोव वाला है, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये स्किनर वाला है, ठीक है। तो इन दोनों में ही क्या होता है कि बच्चे का बिहेवियर मॉडिफाई होगा, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि देखो ये पियाजे का कॉन्सेप्ट है। पियाजे ने कहा था एडेप्टेशन कितने प्रकार से होता है? 2। एक तो होता है असिमिलेशन, एक होता है अकोमोडेशन। इन दोनों में जो संतुलन बनाए रखता है ना उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो असिमिलेशन क्या होता है? असिमिलेशन होता है कोई भी स्कीमा में वैसा का ही वैसा डाल देना, जो भी नई आपने जानकारी ली वो जानकारी अगर आपने बदल दी तो वो अकोमोडेशन हो जाता है। इन दोनों के बीच में संतुलन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 2, सी हो जाएगा, ठीक है। DSSB क्वेश्चन है, टफ लग रहे हो तो टेंशन मत लेना, और बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर कोई डाउट आ रहा हो। लेब बायगोत्स्की ने बताया कि चिल्ड्रन के जो चाइल्ड के प्रोग्रेस, इन्होंने बताया 3 स्पीच दी थी, कौन कौन सी? सोशल और प्राइवेट, इनर। अब देखो इसका जो आंसर माना है DSSB ने वो तो माना है डी, मगर देखो यहाँ ईगो सेंट्रिक स्पीच दी है, ये तो पियाजे ने दी है सेकंड स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल। और जो बायगोत्स्की है उसने इसे ही क्या माना है? प्राइवेट स्पीच। आंसर तो DSSB ने ये दिया है, मगर मुझे इसका जो सही आंसर लग रहा है वो ये लग रहा है सी वाला, 2 और 3। आप लोग बताना कि आपको कौन सा इसका आंसर सही लग रहा है, ठीक है। तो इस वाले में देखो DSSB ने तो डी दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ सी, क्योंकि जो ईगो सेंट्रिक है ना वो पियाजे ने दी है, मेरा ऐसा मानना है, और हर जगह हम यही पढ़ते हैं। तो हो सकता है कभी कभी जो आंसर किए ना उसमें गलती हो जाए, तो हमें बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ही रट्टा मार लेना आंसर की का। तो आप लोग बताना आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि किसी भी जो लैंग्वेज होती है ना उसमें कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन 8 से 10 से लेके कहाँ तक हो सकते हैं? 40 से 50 तक होते हैं, मतलब सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट,
अब इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इमिटेटिव बिहेवियर इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर। अब देखो ऑब्जर्विंग की बात कर रहा है, बिहेवियर की बात कर रहा है, तो मॉडलिंग थ्योरी है ना बंडूरा की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये सब इसी से रिलेटेड, बोवरडॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है विच लर्निंग मेथड इज ऑब्जर्व व्हेन स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। देखो अलग अलग स्कूल, एक स्कूल ये है, एक स्कूल ये है, एक स्कूल के, इन सब में ना अलग अलग स्कूल के बच्चों के बीच एक साथ किया जा रहा है हेल्प, तो इसे क्या कहें? एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कोलैबोरेशन हो गया। कॉपरेशन कब होता है? एक ही स्कूल में 1 2 3 4 बच्चे एक साथ बिठा दिए, इन्हें एक प्रोजेक्ट दे दिया, कहा अब हेल्प करो एक दूसरे, तो ये कॉपरेशन होता है। एक ही स्कूल के बच्चों के साथ हो तो होता है कॉपरेशन, अलग अलग स्कूल के साथ हो तो होता है कोलैबोरेशन। कहते हैं ना कि हमारे स्कूल ने दूसरे स्कूल के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। नेक्स्ट, अब देखो ये कह रहा है गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? तो गांधी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करने के लिए शिक्षक मौलिकता प्रदान नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। और शिक्षक को वाहन के रूप में उपयोगिता की जाती है, शिक्षण के मूल्य प्रदान करती है। देखो शिक्षा में ना जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो मूल्य प्रदान नहीं करती, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मौलिकता प्रदान नहीं करती, यही पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट है कि इसमें से कौन सा क्रिएटिविटी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वर्बल क्रिएटिविटी। वर्बल क्रिएटिविटी कौन सी ना? यूजिंग ए गैजेट, ये क्या है आपकी? ये वर्बल नहीं आएगी, ये क्रियात्मक आएगी, क्रिया करने पड़ेगी ना आपको, तो अगर किसी गैजेट का यूज करें तो आंसर हो जाएगा सी। काइनेस्थेटिक आएगा इसमें, क्या आएगा? काइनेस्थेटिक क्रिएटिविटी। नेक्स्ट, डैश करस्पॉन्डेंट टू द एजुकेशन प्रोसीड नॉर्मली एडोप्टेड बाय स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। अब देखो हमारी जो स्कूल और यूनिवर्सिटी होते हैं वो कौन सी एजुकेशन? फॉर्मल, आपको जो घर से मिलती है ना उसे कहते हैं नॉन फॉर्मल। घर से या बिना टाइम टेबल के, या रोड में जा रहे हो तो आपने कुछ सीख लिया, छोटे बच्चों ने सीख लिया। नॉन फॉर्मल क्या होता है? इग्नू हुआ, या जितनी भी आपकी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है ना वो सारी किस में आएंगी? नॉन फॉर्मल में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग आर गाइडलाइन टू इनहेंस क्वेश्चनिंग स्किल अमंग, मतलब बच्चों के अंदर ना क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, तो उसके लिए अच्छी स्किल्स कौन सी होंगी? देखो होल्डिंग टाइम, जब एक क्वेश्चन करें ना उसके बीच में थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, जैसा ये। अब सेंसिटिव लिसनिंग टेक्निक, अब कोई सामने वाला बोल रहा हो ना तो सुने उसे, ये भी अच्छा है। साइलेंट टाइम, अब बीच में ना थोड़ा सा रुकना भी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही अच्छी स्किल है, तो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन से, तो प्लीज़ आप लोग बताना कि DSSB के ज़्यादा हार्ड लगे हों तो हम थोड़े से 1-2 DSSB का डाल दिया करेंगे, बाकी फिर वही रीट, यूपी टेट, ये सारी चीज़ों का मिक्स प्रैक्टिस सेट कराएंगे। तो बताना आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा। और आप लोगों से चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आया ये। अच्छा देखो अपने आप ये क्वेश्चन यहाँ के रुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जवाब देना आप कि मैंने इसका जवाब आपको क्या बताया था। इससे पता पड़ेगा कि आप लोग तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसी के साथ अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।